आज के वीडियो में हम हेरर डोमर मॉडल क्या है, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी कौन कौन सी एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो किन्स का जो आर्थिक विश्लेषण था, ठीक है, 1936 में किन्स की एक पुस्तक आई थी द जनरल थ्योरी, ठीक है। उसमें उन्होंने जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनकी जो भी विचारधारा थी उनकी आलोचना की थी और व्यापार चक्र के बारे में उन्होंने अपने नए विचार दिए थे, ठीक है। लेकिन किन्स का जो विश्लेषण था उत्पादन एवं रोजगार का जो सिद्धांत था, या जिसको हम आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कह सकते हैं, तो किन्स के विश्लेषण में एक तरह से अल्पकाल की व्याख्या की गई, ठीक है। जो भी उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था उसका संबंध किससे था? अल्पकाल से था। और दूसरा उनका जो विश्लेषण था वो कौन सा था? स्थिर संतुलन विश्लेषण कहा जाता है, स्टैटिक, ठीक है। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हम देखते हैं तो अर्थव्यवस्था जो होती हैं वो प्रायोगिक होती हैं, उसमें समय के साथ साथ में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। विकास की जो प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो विकास की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से दीर्घकालीन होती हैं, सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने अपने विश्लेषण में, ठीक है, किन्स ने अपने विश्लेषण में क्या किया था कि बहुत सारे जो तत्व थे, आर्थिक तत्व, उनको स्थिर मान लिया था, ठीक है। तो इसी के कारण फिर हेरो डोमर ने क्या किया था? आर्थिक विकास का जो अपना मॉडल दिया था उन स्थिर तत्वों में परिवर्तनशीलता को शामिल किया था उन्होंने, ठीक है। किन्स के उत्पादन एवं रोजगार के सिद्धांत को दीर्घकालीन विकास की समस्याओं में लागू करने हेतु जो इंग्लैंड के अर्थशास्त्री कौन हैं? F.R. हेरोड, ठीक है। और दूसरा अमेरिका के जो अर्थशास्त्री हैं E.D. डोमर, इन्होंने आर्थिक विकास का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों ने अपना जो सिद्धांत है वो अलग अलग दिया था। मतलब ये जो अर्थशास्त्री वो तो थे इंग्लैंड के और दूसरे डोमर जो थे वो थे अमेरिका के, ठीक है। तो दोनों ने अपने अपने विचार अलग अलग दिए हैं, लेकिन इनके जो निष्कर्ष हैं वो एक जैसे हैं, लगभग उनमें समानता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हेरो डोमर मॉडल कहते हैं, ठीक है। बाकी इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, ना तो ये किसी एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर थे या फिर किसी एक देश, या आपस में इनका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। लेकिन इनके जो निष्कर्ष हैं, इन्होंने जो अपने विचार दिए थे वो निष्कर्ष एक समान होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? हेरो डोमर मॉडल कहते हैं, ठीक है। इंग्लैंड के जो अर्थशास्त्री हैं हेरोड ने अपने जो विचार दिए थे वो दिए थे 1939 के आसपास, ठीक है। और डोमर जो थे उन्होंने अपने विचार दिए थे 1946-47 के आसपास, ठीक है। तो इनके विचारों को हम एक तरह से क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हेरो डोमर मॉडल, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि आर्थिक विकास जो है वो एक तरह से दीर्घकालीन और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। निरंतर चलने का मतलब क्या हो गया? इन्होंने अर्थव्यवस्था को स्थितिक नहीं मान के कैसा माना है? गतिशील माना है, ठीक है। इनका विश्लेषण इसे हम क्या कहते हैं? गतिशील समाज की अवधारणा पे आधारित है, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि हेरो डोमर मॉडल जो है, ठीक है, उनमें कुछ अंतर तो हैं लेकिन दोनों के जो निष्कर्ष हैं वो एक समान है, ठीक है। हेरोड की अगर हम बात करते हैं तो हेरोड ने अपने विश्लेषण में गुणक और त्वरक की जो क्रिया है उसको ज़्यादा महत्व दिया है, ठीक है। गुणक और त्वरक का विश्लेषण हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होगा, ठीक है। जिसमें हम गुणक के बारे में क्या पढ़ते हैं कि निवेश में परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन होता है। तो गुणक और त्वरक की जो क्रिया है उसको हेरोड ने अपने विश्लेषण में शामिल किया था, ठीक है। जबकि डोमर जो है उन्होंने आय और पूंजी का जो अनुपात है उसको ज़्यादा शामिल किया है, विशेष बल दिया है, ठीक है। और फिर हेरोड की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपना जो पूर्ति समीकरण था, तो पूर्ति समीकरण में उन्होंने अनुमानित जो है, ठीक है, अनुमानित रूप में प्रस्तुत किया था एक्सेल से, ठीक है, वास्तविक रूप में नहीं था। जबकि डोमर का जो पूर्ति समीकरण था वो वास्तविक रूप में था, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन दोनों में क्या क्या समानता है, दोनों में क्या क्या अंतर है, उसका हम चौथा वीडियो जो है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उससे आपको दोनों सिद्धांतों में क्या क्या अंतर है और समानता है वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो हेरो डोमर मॉडल है वो क्या बताता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय वृद्धि की दर किस प्रकार की होगी, ठीक है। आय वृद्धि की कौन सी दर होगी जो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन मुद्रास्फीति की मात्रा से बचा सकती है। मतलब अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक जो स्थिरता की प्रवृत्ति अगर होती है या मुद्रास्फीति की जो प्रवृत्ति हो सकती है उसको बचाने के लिए, ठीक है, उसको दूर रखने के लिए अर्थव्यवस्था में जो विकास की दर है, आय वृद्धि की जो दर है वो किस प्रकार होनी चाहिए, उनका उन्होंने विश्लेषण किया है, उसकी उन्होंने व्याख्या की है, ठीक है। और हेरो डोमर मॉडल जो है इसमें उन्होंने निवेश के दो प्रमुख कार्य बताए, ठीक है। निवेश के दो प्रमुख कार्य क्या हैं? प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं कि निवेश से क्या होता है? अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मांग प्रभाव या आय प्रभाव कहते हैं। और दूसरा निवेश का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश से जो उत्पादन क्षमता है उसका सृजन होता है, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का सृजन होता है, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया है? पूर्ति प्रभाव, ठीक है। तो जैसा कि
हमने अभी देखा था कि मांग प्रभाव और पूर्ति प्रभाव। तो मांग प्रभाव का मतलब क्या हो गया, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो निवेश से तुरंत ही आय का सृजन होता है, ठीक है। गुणक प्रभाव जो कार्य की क्रियाशील होता है। और फिर दूसरा कार्य निवेश से क्या होता है अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था की जो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है उसका सृजन होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पूर्ति प्रभाव। तो ये हमने थोड़ा बहुत हेरोड-डोमर मॉडल क्या है उसके बारे में देखा है। अब हम देखेंगे कि हेरोड और डोमर ने अपने विश्लेषण में किन मान्यताओं को लिया है। तो जनरली अगर हम देखते हैं तो दोनों की जो मान्यताएं थी वो करीब करीब समान थी, थोड़ा बहुत उनमें अंतर था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मान्यताओं की, तो हेरोड और डोमर क्या मानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो अपने प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर पर क्रियाशील होती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ठीक है। दूसरी जो मान्यता है इसमें माना गया है कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा है ये जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। हमारा जो ये मॉडल है वो कहाँ पे लागू होता है, बंद अर्थव्यवस्था, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है, आयात निर्यात नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर ये विश्लेषण लागू होता है। फिर नेक्स्ट इस विश्लेषण में क्या माना गया है, औसत बचत प्रवृत्ति APS और सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। APS क्या हो गया, बचत और आय का अनुपात, ठीक है, और आय में परिवर्तन से बचत में जो परिवर्तन होगा उसको हम कहते हैं MPS। तो दोनों को क्या माना गया है, स्थिर माना गया है। उसके बाद में इस विश्लेषण में MEC और MPC पूंजी की सीमांत उत्पादकता या पूंजी की सीमांत क्षमता और MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो अर्थव्यवस्था में स्थिर मानी गई हैं। उसके बाद में निवेश तथा उत्पादन क्षमता निर्माण में स्वतः समायोजन, ठीक है। इसमें क्या माना गया है कि अर्थव्यवस्था में जैसे ही निवेश किया जाता है तो निवेश से क्या होता है, तुरंत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का निर्माण होता है, ठीक है, और इनमें आपस में जो समायोजन है, एडजस्टमेंट है, वो अपने आप हो जाता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इस विश्लेषण में पूंजी श्रम अनुपात और पूंजी उत्पाद अनुपात को स्थिर माना गया है, ठीक है। पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है, किसी वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए पूंजी की कितनी आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात। तो पूंजी उत्पाद अनुपात जो है उसको इस विश्लेषण में स्थिर माना गया है। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में जो कीमत स्तर है और ब्याज की दर है वो भी स्थिर रहती हैं, इन दरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें माना गया है कि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनमें मूल्यह्रास नहीं होता है, ठीक है। जो पूंजीगत वस्तुएं हैं जैसे मशीनरी है, प्लांट है, ठीक है, इसमें मूल्यह्रास नहीं होता है, मतलब इनका जो प्रयोग है वो बहुत लंबे समय तक, ठीक है, अनंत समय तक इनका प्रयोग किया जा सकता है पूंजीगत वस्तुओं का, ऐसा माना गया है। फिर बचत और निवेश जो है वो उसी वर्ष की आय से संबंधित होते हैं, मतलब वर्तमान वर्ष की आय का फलन होता है, ठीक है, S = फंक्शन ऑफ YT, ठीक है। वर्तमान समय की आय और जो निवेश है वो भी वर्तमान समय की आय से ही संबंधित होता है। फिर इन्होंने अपने विश्लेषण में क्या किया था कि जो वास्तविक बचत है और वास्तविक निवेश है, ठीक है, वो दोनों क्या माने हैं, बराबर माने, ठीक है। वास्तविक बचत मतलब S = क्या होते हैं, I होता है। इन्होंने अपने विश्लेषण में बचत और निवेश को समान मान लिया है। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या माना कि जब अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण होता है तो पूंजी निर्माण से नए निवेश करने से क्या होता है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि निवेश के दो प्रमुख कार्य बताया था, एक तो क्या होता है, निवेश से आय में वृद्धि होती है और दूसरा उत्पादन क्षमता का सृजन होता है, ठीक है। तो पूंजी निर्माण का मतलब निवेश, तो अर्थव्यवस्था में निवेश से क्या होता है, उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ती है। फिर इस विश्लेषण में क्या माना गया है कि अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार विकास में अगर कोई बाधा आती है तो उस बाधा को सरलता से दूर किया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें माना गया है कि ये जो विश्लेषण है वो किससे संबंधित हैं, जो विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती हैं उनकी समस्याओं को दूर करने पे आधारित हैं, उनकी समस्याएं या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो भी अनुभव हैं, ठीक है, उन अनुभवों पर आधारित हैं। तो ये हमने इस विश्लेषण में केवल जो हमारा हेरोड-डोमर मॉडल है उसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं वो पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वीडियो सेकंड, उसमें हम हेरोड का जो वृद्धि मॉडल है उसके बारे में पढ़ेंगे।